नमस्कार, खबरों की सफरनामे में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर है, जहां पीएम मोदी ने मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर शौकी इब्राहिम आबिदुल करीम आलम से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने और जातिवाद और कट्टरपंथ से निपटने के मुद्दे पर चर्चा हुई। ग्रैंड मुफ्ती ने भारत की अपनी हालिया यात्रा को गर्मजोशी से याद किया और भारत और मिस्र के बीच मजबूत सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर प्रकाश डाला। ग्रैंड मुफ्ती ने समावेशिता और बहुलवाद को बढ़ावा देने में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने ग्रैंड मुफ्ती को बताया कि भारत मिस्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत दार अल इफ्ता में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेगा। मिस्र और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए और राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए पीएम ने अपने समकक्ष मुस्तफा मैडबोली और मंत्रिमंडल के शीर्ष मंत्रियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में मिस्र की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हसन आलम और प्रसिद्ध लेखक तारिक हेगी सहित अनेक शख्सियतों से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में मिस्र की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हसन आलम होल्डिंग कंपनी के सीईओ हसन आलम के साथ एक सार्थक बैठक की। आलम ने कहा कि मोदी के साथ बैठक शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक रही। उन्होंने बैठक के बाद कहा, प्रधानमंत्री मोदी एक असाधारण व्यक्ति हैं, बुद्धिमान, विनम्र, महान, दूरदर्शी। मुझे उनके साथ बैठक जानकारीपूर्ण, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक लगी। बागची ने कहा कि हेकी के साथ प्रधानमंत्री की चर्चा में वैश्विक भू राजनीतिक, ऊर्जा सुरक्षा, कट्टरवाद और लैंगिक समानता से संबंधित मुद्दे शामिल रहे। तो बता दें आपको, कट्टरपंथ से निपटने पर चर्चा हुई है। मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती से उन्होंने मुलाकात की है। साथ ही साथ 2 दिनों की यात्रा पर अमेरिका से सीधा मिस्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। वहीं आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में मिस्र की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हसन आलम होल्डिंग कंपनी के सीईओ हसन आलम के साथ एक सार्थक बैठक की। आलम ने कहा कि मोदी के साथ बैठक शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक रही है। उन्होंने बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक असाधारण व्यक्ति है, बुद्धिमान, विनम्र, महान, दूरदर्शी। मुझे उनके साथ बैठक जानकारीपूर्ण, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक लगी। बागची ने कहा कि हेगी के साथ प्रधानमंत्री की चर्चा में वैश्विक भू राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा, कट्टरवाद, लैंगिक समानता से संबंधित मुद्दे शामिल रहे। यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी मिस्र पहुंचे हैं। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती से उन्होंने मुलाकात की है। गर्मजोशी से पीएम का यहां स्वागत किया गया है। साथ ही साथ मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती से उन्होंने मुलाकात की है। अपने समकक्ष भी उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने गर्मजोशी से आपको बता दें कि याद किया भारत दौरे को। केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी है। वहीं विपक्षी दलों ने मांग की है कि जमीनी स्थिति को पूरी जानकारी लेने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को मणिपुर भेजा जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वो हर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। बैठक के बाद कांग्रेस ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को तत्काल प्रभाव से हटाने समेत 8 मांगे की। समाचार एजेंसी
पीटीआई के मुताबिक समाजवादी पार्टी समेत कुछ और पार्टियों ने कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव समेत कुछ नेताओं ने कहा कि मणिपुर में राज्य सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। उन्होंने प्रदेश में शांति बहाल करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर दी है। तो बता दें कि मणिपुर को लेकर सर्वदलीय बैठक आयोजित की है। कांग्रेस ने यहां 8 मांगे रखी हैं। बैठक के बाद कांग्रेस ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को तत्काल प्रभाव से हटाने के साथ साथ 8 मांगे रखी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी समेत कुछ अन्य पार्टियों ने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव समेत कुछ नेताओं ने कहा कि मणिपुर में राज्य सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। उन्होंने प्रदेश में शांति बहाल करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की है। तो मणिपुर में जिस तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं, उनकी समीक्षा की जा रही है, उस पर नजर रखी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इसी के चलते मणिपुर के मामले को लेकर एक बैठक आयोजित की है। इस सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई। तो वहीं पर विपक्षी दलों ने मांग की है कि जमीनी स्थिति की पूरी जानकारी लेने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को मणिपुर भेजा जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वो हर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थिति की जानकारी दे रही हैं। बैठक के बाद कांग्रेस ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को तत्काल प्रभाव से हटाने के साथ साथ 8 मांगे की। एक रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी समेत कुछ पार्टियों ने कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव समेत कुछ नेताओं ने कहा है कि मणिपुर में राज्य सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। उन्होंने प्रदेश में शांति बहाल करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को तीसरी बार राहुल गांधी को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने ये बात एक ट्वीट के माध्यम से कही। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, अगर देश बचाना है तो सबसे पहले कांग्रेस को बोल देना चाहिए कि वो तीसरी बार भी राहुल गांधी पर दांव नहीं लगाएंगे और समूचे विपक्ष पर ये दबाव नहीं डालेंगे। देश हित में संविधान बचाने से भी ऊपर है। प्रियंका कक्कड़ ये ट्वीट बिहार की पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद उन्होंने किया है, जिसमें आपने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस संसद में दिल्ली अध्यादेश का विरोध नहीं करती है तो आप कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष का हिस्सा नहीं बनेंगे। आखिरकार 2 महीने बाद ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के बाहर चल रहा किसानों का धरना खत्म हो गया है। राज्यसभा के सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी आनंद वर्धन की ओर से भेजा गया समझौता पत्र किसान नेताओं को सौंपा है। इस समझौता पत्र में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु किसानों की मांगों को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की अध्यक्षता में समिति का गठन करने का प्रस्ताव है। ये समझौता पत्र किसानों के हाथ में पहुंचते ही आंदोलन 15 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते की रूपरेखा गुरुवार को ही समाचार प्रकाशित की गई थी। समझौते में 2 तारीख खास है। पहली तारीख हाई पावर कमेटी के गठन की है और दूसरी तारीख इस कमेटी की बैठक से जुड़ी हुई है। तो बता दें किसानों और प्राधिकरण के बीच समझौता हो गया है। कमेटी के प्रस्ताव पर सहमति हो गई है। हाई पावर कम्युनिटी मसलों को सुलझाएगी। अब
रूस में गृह युद्ध और तख्ता पलट का खतरा टल गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाली प्राइवेट आर्मी वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को वापस लौटाने के आदेश दिए हैं। अब ये प्राइवेट आर्मी अपने कैंपों की ओर लौट रही है। प्रिगोजिन भी रूस छोड़कर बेलारूस जाएंगे। रूसी मीडिया आरटी के मुताबिक ये प्राइवेट आर्मी रोस्तोव शहर पर कब्जे के बाद मॉस्को शहर की ओर बढ़ी थी। जानकारी के मुताबिक प्राइवेट आर्मी के पीछे हटने में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का अहम रोल रहा है। लुकाशेंको ने देर रात शनिवार को कहा कि मैंने वैगनर, प्रिगोजिन और रूस के बीच समझौता कराया है। इसके बाद वैगनर ग्रुप ने अपने सैनिकों को पीछे हटने को कहा है ताकि खून खराबा रोका जा सके। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री एस पेस्कोव ने बताया कि प्रिगोजिन के खिलाफ चल रहे सभी क्रिमिनल केस बंद किए जाएंगे। ग्रुप के जो लड़ाके हैं उन पर भी कार्रवाई नहीं होगी। प्रिगोजिन को रूस छोड़कर बेलारूस जाना पड़ेगा। वैगनर के लड़ाके जो विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे वे रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। 1 जुलाई से सभी लड़ाके डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत काम करेंगे। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में ट्रेन हादसा हुआ। यहां के ओंदा स्टेशन पर लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। इसी बीच एक दूसरी मालगाड़ी उसी ट्रैक पर आ गई और ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों मालगाड़ियों के कुल 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में चलती मालगाड़ी का ड्राइवर जख्मी हो गया है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी बांकुड़ा से विष्णुपुर जा रही थी। कहा यह भी जा रहा है कि हादसा इतना भयानक था कि मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से अलग होकर एक दूसरे पर चढ़ गए। वहीं इस हादसे का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा है। इसका एक वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन के इंजन ट्रैक से बाहर पलट गए हैं। वहीं मालगाड़ी के कई बोगियां भी पटरी से उतरी दिख रही हैं। इस हादसे को लेकर पुरुलिया हावड़ा एक्सप्रेस रद्द कर दी गई। वहीं कई ट्रेनें जगह जगह खड़ी रही। पोरबंदर संतरागाछी एक्सप्रेस को पुरुलिया स्टेशन से चांडिल टाटानगर के रास्ते भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे की वजह से कुछ और ट्रेनें रद्द की जा सकती हैं। हालांकि इसको लेकर रेलवे के अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन हादसे की रेलवे के अधिकारी जांच करेंगे। घटनास्थल पर अफसरों की एक टीम भी मौजूद है। जिन डब्बों को ज्यादा क्षति पहुंची है उन्हें ट्रैक से हटाकर दूसरी जगह रखा जाएगा। हादसे को लेकर कुछ लोग चर्चा करते दिख रहे हैं कि यह हादसा मालगाड़ी की जगह यात्री ट्रेनों के बीच होता है तो जान माल का ज्यादा नुकसान हो सकता था। हाल ही में ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे में 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। तो बता दें कि मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। मालगाड़ी को पीछे से दूसरी ट्रेन ने टक्कर मारी। खड़गपुर बांकुड़ा आंध्रा लाइन पर रेल परिचालन बंद है। तस्वीर आप देख सकते हैं। इसका वीडियो सामने आया है। मानसून की दस्तक देते ही देश के कई राज्यों में आफत की बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली मुंबई में झमाझम बारिश के बीच आफत की कुछ तस्वीरें सामने आई। मुंबई में बारिश के चलते एक बिल्डिंग गिर गई है जिसमें 2 लोगों के फंसे होने की खबर है। साथ में हरियाणा के पंचकूला में बारिश के चलते एक कार नदी में बह गई। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पानी में डूबी हुई बिजली के तार के संपर्क में आने से एक महिला की मौत हो गई। हरियाणा के पंचकूला के खड़क मंगोली के पास माथा टेकने आई एक महिला की गाड़ी नदी में बह गई। जानकारी के अनुसार महिला अपनी मां के साथ माथा टेकने के लिए आई थी। नदी के किनारे खड़ी गाड़ी की तो इस दौरान पानी का बहाव तेज हो गया जिसके चलते गाड़ी नदी में बह गई। गाड़ी में सवार महिला को पंचकूला के सेक्टर 6 अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से गाड़ी को नदी से निकालने का प्रयास किया गया। बारिश के चलते नदी का पानी उफान पर आने के चलते यह हादसा हुआ है।
तो आपको बताते कि चले कि मानसून सक्रिय हो गया है और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से इसी के चलते एक महिला की मौत हो गई है। वहीं पंचकुला की अगर बात करें, एक कार बह गई है, साथ ही एक इमारत मुंबई में धंस गई है। तो आपको बताते चले कि लगातार हो रही बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं और जिस तरीके से बारिश हो रही है काफी परेशानियां खड़ी कर रही है। देश में दक्षिण मानसून सक्रिय हो गया है और मुंबई में इसी तरह से तस्वीरें सामने आई है जहां पर एक बिल्डिंग धंस गई है और जिस तरीके से अलग अलग जगह से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, अलग अलग जगह से ये वीडियो सामने आ रही हैं, बेहद ही डराने वाली हैं, परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई है। आपको बताते चले कि रेलवे की लापरवाही भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। रेलवे की लापरवाही की वजह से खंबे में बारिश की वजह से करंट आया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे की लापरवाही है। यहाँ बारिश के बीच खंबे में करंट आया। जब वहां से दिल्ली के लिए एक महिला गुजरी तो रास्ते में भरे पानी से बचने के लिए खंबे के पास से होकर जाने लगी। इसी दौरान खंबे के संपर्क में आने से महिला को करंट लगा। महिला को अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार दिल्ली के प्रीत विहार की रहने वाली साक्षी आहूजा नाम की यह महिला बताई जा रही है, जो कि सुबह 5:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची थी। महिला के साथ 2 अन्य महिलाएं और 3 बच्चे थे। साक्षी को भोपाल शताब्दी ट्रेन से जाना था। रात से ही तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से स्टेशन के आसपास भी पानी भरा हुआ है। स्टेशन की ओर जाते समय पानी से बचने के लिए महिला ने सहारा लेने के लिए बिजली का खंभा पकड़ा। इसी दौरान महिला को करंट का जोरदार झटका लगा और महिला गिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने जब देखा तो उन्होंने महिला को बचाने की कोशिश की। लोगों ने सावधानी बरतते हुए महिला को खंभे से अलग किया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में महिला ने दम तोड़ दिया। लोगों का कहना है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास बारिश होने की वजह से वाटर लॉगिंग हो गई थी। यहाँ बिजली के खंभे के आसपास पानी भर गया। साक्षी आहूजा खंभे के पास से ही गुजर रही थी। साक्षी ने जैसे ही सहारा लेने के लिए खंभा पकड़ा वैसे ही करंट का झटका लगा। बताया जा रहा है कि जो खंभा लगा है उस पर बिजली के खुले हुए तार थे। इसी वजह से खंभे में करंट आया। जब महिला ने रास्ते से निकलते हुए खंभे को टच किया तो उसे करंट का झटका लग गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रेलवे स्टेशन के साथ ही पुलिस, आपको बता दें कि रेलवे पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। मामले की जांच चल रही है। घटना को लेकर आईपीसी की धारा 287, 304 के तहत एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं उत्तर रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर दीपक कुमार का कहना था कि प्राथमिक जांच से लगता है कि बारिश के कारण पानी जमा होने के कारण करंट आने से यह हादसा हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि इंसुलेशन फेलियर के कारण केबल से करंट लीकेज हुआ। रेलवे की कार्यप्रणाली में किसी प्रकार की कमी नहीं है। ऐसा हादसा दोबारा ना हो इसके लिए जांच की जा रही है। दिल्ली मंडल में विद्युत सेफ्टी ड्राइव शुरू हो गई है जिससे ऐसा हादसा दोबारा ना हो। करंट से महिला की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि 25 जून को एग्जिट 1 एनडीआरएस के पास पीजी साइड में एक महिला को करंट लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद एएसआई गायकवाड़ को मौके पर भेजा गया। एएसआई जब मौके पर पहुंचे तो साक्षी आहूजा नाम की महिला बेहोश पड़ी हुई थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।